हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे सॉलिड डोसेज फॉर्म को, जिसमें हर एक डोसेज फॉर्म को हम समझेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू द फार्मासिस्ट सिलेबस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। सॉलिड डोसेज फॉर्म का हम पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है, जो कि है यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज फॉर्म। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज यूनिट डोसेज फॉर्म एंड बल्क डोसेज फॉर्म। हमने अपने प्रीवियस वीडियो पे भी इसको क्लासीफाई किया है, बट एक बार आप अगर चैनल पे नए हैं तो मैं फिर से यहाँ पर क्लासीफाई कर देता हूँ। यूनिट डोसेज फॉर्म में क्या क्या आते हैं? टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर्स, पिल्स और कैचेट्स, ठीक है, ये 5 इसके मेन एग्जाम्पल हैं। देन अगर बल्क डोसेज फॉर्म का बात करूँ तो इसमें दो है पार्ट, अगेन सब पार्ट बोल सकते हैं, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज के लिए। तो इंटरनल यूज में आ जाता है फाइन पाउडर, ग्रेन्यूल्स, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। एक्सटर्नल यूज के लिए आता है डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशंस, स्नफ्स और डेंट्रीफ्राइसेस। तो ये हो गया इसका मेजर क्लासिफिकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इन सभी डोसेज फॉर्म में से जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। टैबलेट और कैप्सूल से तो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, बट इसको हम अपने नेक्स्ट जो सेपरेट वीडियो रहेगा प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स, इस पे कवर करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी उसी अकॉर्डिंग है फार्मासिस्ट में, सेपरेट टॉपिक इसके लिए दिया गया है और ये एक वीडियो पे तो कवर होगा नहीं, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म को, क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है कि डस्टिंग पाउडर क्या है, इंसफ्लेशंस क्या है, स्नब्स और डेंट्रीफ्राइसेस, और इसके साथ साथ हम ये भी देख लेंगे ग्रेन्यूल्स और इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये दोनों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जहाँ तक बात है पिल्स और कैचेट्स का, तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं भी इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करूंगा इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं हम पहले इन सभी डोसेज फॉर्म को। सबसे पहले हम देख लेते हैं डस्टिंग पाउडर, ठीक है। डस्टिंग पाउडर जैसे कि आपने क्लासिफिकेशन में देखा, ये क्या है, बल्क डोसेज फॉर्म का एक्सटर्नल यूज के लिए, ठीक है। एक्सटर्नली हम इसको अप्लाई करते हैं और ये क्या होता है, पाउडर होता है सिंपल सा, और इसको हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको 80 नंबर सिप से पास किए रहते हैं, ठीक है। जो भी मिक्स करना है वो एक सिंपल मिक्सिंग से हम इसको तैयार करते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट लेना है हमको वो सारे को एक सिंपल मिक्सिंग प्रोसीजर से हम इसको तैयार करते हैं। बट वो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 80 नंबर सिप से पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। अब इसका दो कैटेगरी है, दो क्लासिफिकेशन, मेडिकल डस्टिंग पाउडर और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर, ठीक है। आपने सुना होगा मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। तो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर क्या होता है, सुपरफिशियल स्किन कंडीशन के लिए, और सर्जिकल बॉडी कैविटीज के लिए। देखिए इसका यूज तो एक्सटर्नल ही है, मतलब दोनों एक्सटर्नल यूज के लिए हो रहा है, ठीक है। बॉडी कैविटीज में आप इंटरनल एप्लीकेशन मत समझिएगा। तो इसमें डिफरेंस ये है कि मेडिकल जो डस्टिंग पाउडर होता है वो सुपरफिशियल स्किन कंडीशन। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा पैर के नीचे कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। जूते हम पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, तो जनरली रेनी सीजन्स पे होता है, ठीक है, बरसात के टाइम पे। तो वो फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या डालते हैं, उस पर डस्टिंग पाउडर आता है, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, जिसमें एंटी फंगल इंग्रेडिएंट रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सुपरफिशियल स्किन कंडीशन हो गया। उसी प्रकार कुछ ईचिंग हो रहा है तो उसमें भी हम पाउडर डालते हैं, है ना, सुपरफिशियल ये कंडीशन है। उसी प्रकार मतलब जैसे अम्बेलिकल कॉर्ड को काटना है, जब बेबी बर्थ होता है तो अम्बेलिकल कॉर्ड को हम कट करते हैं। अब वो अम्बेलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन ना क्रिएट करे करके उस पर भी हम डस्टिंग पाउडर अप्लाई करते हैं। तो बॉडी के इंटरनल में तो वो जा रहा है थोड़ा सा अगर देखा जाए तो, बट एक्सटर्नल यूज ही है वो, ठीक है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन से आपको पता चल रहा है कि ये कंप्लीटली सुपरफिशियल स्किन कंडीशन तो नहीं है, मतलब कुछ ऐसा पार्ट बॉडी का जहाँ पर कट हुआ हो या वुंड है वहाँ से हल्का सा एब्जॉर्ब होता है वो और अपना काम करता है वो डस्टिंग पाउडर, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। अब इसका जो यूजेस है, मेन यूजेस जिसके लिए हम डस्टिंग पाउडर बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो ये है एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट यूज है इसका, एब्जॉर्बेंट के लिए यूज है, देन एंटी पर्स्पिरेंट, एंटी प्रूराइटिस, ठीक है, ये सारे इसके यूज हैं। एंटीसेप्टिक तो आप लोग नोन है, इससे जानते हैं आप। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, मतलब जो स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो स्किन में सप्लाइड है उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करना और स्किन को एक अच्छा सा टोन प्रोड्यूस करना, एक उसका जो टोनिसिटी होता है स्किन का उसको मेंटेन करना, और उसके साथ साथ प्रोटीन प्रिसिपिटेशन करे और ब्लीडिंग को रोके, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रिंजेंट। फॉर एग्जांपल रोज वाटर, ठीक है, एलोवेरा एक एस्ट्रिंजेंट है। तो बहुत सारे आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा, बहुत सारे ड्रग क्या है, एस्ट्रिंजेंट रहते हैं। तो उसी का अगर पाउडर रूप में हम फॉर्मुलेट करते हैं उसको, उसके लिए हम बोलते हैं उसको डस्टिंग पाउडर, ठीक है। और एब्जॉर्बेंट जैसे कि अभी मैंने बर्न का एग्जांपल दिया था,
तो यहाँ पर जो फ्लूइड एक्सूड हो रहा है हमारा, ठीक है, फ्लूइड वहाँ से निकल रहा है या फिर कुछ वुंड है वहाँ पर पस बन रहा है, तो हम नियोमाइसिन का या कुछ एंटी फंगल एजेंट का एब्जॉर्बेंट पाउडर बनाते हैं ताकि वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाए, इन्फेक्शन ना प्रोड्यूस करे, ठीक है। एंटीपर्स्पिरेंट, पसीने को रोकने के लिए हम जो पाउडर अप्लाई करते हैं वो सारे क्या कहते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट। ये भी जो स्वेट ग्लैंड्स होता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना इसका काम रहता है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो पसीना नहीं आएगा, तो उस मैकेनिज्म से काम करता है। एंटी प्रूराइटिस क्या होता है, प्रूराइटिस मतलब ईचिंग, जो स्किन का जो ईचिंग कंडीशन होता है, फॉर एग्जांपल कोट्रिमाजोल का जो पाउडर आता है, ठीक है, वो स्किन ईचिंग, स्किन इन्फेक्शन के लिए हम देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंटी प्रूराइटिक डस्टिंग पाउडर, ठीक है। तो दिस आर ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डस्टिंग पाउडर, ठीक है। आप इतना ही तैयारी करिए, इसके डेप्थ में अगर जाना है तो आप एक्स्ट्रा टाइम में आप अपने देख लीजिए, बट अगर जो मैं बोलूँ फार्मासिस्ट सिलेबस के लिए, दैट इज इनफ फॉर द फार्मासिस्ट सिलेबस। अब हमारा नेक्स्ट डोसेज फॉर्म है इनसफ्लेशंस, ठीक है। इनसफ्लेशंस क्या होता है, तो ये जनरली मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर ही है, ठीक है। जो अभी डस्टिंग पाउडर जो हम पढ़े, मेडिकेटेड उसका रूप है, ठीक है। मेडिकल और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर दो हम पढ़े थे, तो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर ही है, बट इसका डिफरेंस क्या है, इसको हम बॉडी कैविटीज़ में देते हैं, ठीक है। जैसे उसको सुपरफिशियल स्किन कंडीशन पे दे रहे थे हम मेडिकल डस्टिंग पाउडर को, इसको हम बॉडी कैविटीज़ में अप्लाई करेंगे, जैसे कि नोज, थ्रोट, ये सब जो है, ईयर्स, वेजाइनल केस में इसमें। अब ये यूं ही तो वहाँ पर अप्लाई होगा नहीं, कुछ एपरेटस हमको चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए, कुछ एप्लीकेटर चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनसफ्लेटर, ठीक है। इनसफ्लेटर के हेल्प से हम उसको पाउडर को वहाँ पर स्प्रे करेंगे। ये क्या काम करता है, स्प्रे करने का, ठीक है। इस फाइन पाउडर को, मेडिकेटेड जो डस्टिंग पाउडर है, फाइन पाउडर है, उसको स्प्रे करने का काम करता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने एरोजोल्स देखा होगा, जिसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स को लिक्विड प्रिपरेशन बना के उसको स्प्रे करते हैं, वो एक गैसियस डोसेज फॉर्म का एग्जांपल है। बट इसमें अगर फाइन पाउडर को स्प्रे करना हो हमको, तो वो कहलाएगा इनसफ्लेशंस, ठीक है। डिफरेंस आप समझ रहे हैं एरोजोल्स और इनसफ्लेशंस में, मतलब ये एरोजोल्स का ही ओल्ड वर्जन है बोल सकते हैं। जनरली आजकल हम इनसफ्लेटर्स का यूज़ नहीं करते, सारे जो मेडिकामेंट है उसको हम एरोजोल के रूप में देते हैं, ठीक है। तो ये जनरली पोटेंट जो मेडिसिन होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, कुछ हमको स्किन में जैसे कि ईयर पे, आई पे अगर कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पर हम पाउडर को स्प्रे करना चाहते हैं, ठीक है, फाइन डिवाइडेड पाउडर को हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेटर के थ्रू, इनसफ्लेटर के थ्रू हम उस बॉडी कैविटी में दे सकते हैं। दैट्स ओनली फॉर द इनसफ्लेटर्स, ठीक है। इनसफ्लेशंस क्लियर है आप लोगों के लिए। एक मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, एरोजोल का सोच सकते हैं आप ओल्ड वर्जन है, ऐसे आप दिमाग में इसको रखिए। अब हमारा नेक्स्ट जो डोसेज फॉर्म है वो है स्नप्स, ठीक है। तो स्नप्स क्या है, एक प्रकार का इनहेल करने वाला पाउडर है जो कि नोस्ट्रिल में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इनसफ्लेशन जैसे ही है, उसमें भी हम बॉडी कैविटी में ही अप्लाई कर रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा डिफरेंस हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसका थोड़ा सा लार्ज एक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, डीप एक्शन। जैसे कि अभी हम बात करें ब्रोंकियल डायलेशन का, तो ब्रोंकियल डायलेशन हमको इनसफ्लेशन से प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। वो नेजल कुछ अगर यहाँ पर ही प्रॉब्लम है नोज पे, तो वहीं तक वो काम करेगा, बट स्नप्स स्पेशली आता है नॉस्ट्रिल्स में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। वहाँ से अगर उसका नेसल डीकंजेशन एक्शन देना है हमको, या एंटीसेप्टिक एक्शन देना है, ब्रोंकियल डायलेशन एक्शन देना है, मतलब इनसफ्लेशंस को ही एडवांस रूप कर दें हम, नॉस्ट्रिल के लिए अलग से प्रिपेयर करें और उसका एक्शन को थोड़ा सा डेप्थ कर दें, तो दैट इज कॉल्ड स्नप्स, ठीक है। इसको ही बस याद रखना है आपको। देन हमारा नेक्स्ट सॉलिड डोसेज फॉर्म है डेंट्रीफ्राइसिस, ठीक है। डेंट्रीफ्राइसिस जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये डेंटल एप्लीकेशन के लिए रहता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉमन नेम टूथ पाउडर, ठीक है, जो आपने कभी ना कभी अप्लाई किया होगा टूथ पाउडर। तो ये इसका 3 मेन इंग्रेडिएंट होता है, सोप, एब्रेसिव मटेरियल और फ्लेवर, ठीक है। सोप जनरली जो फोम प्रोड्यूस करना है, साफ करना है, उसके लिए सोप, हार्ड सोप हम इस पर यूज़ करते हैं, उसको फाइन डिवाइडेड कर लेते हैं, फाइनली डिवाइड, जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उसको हम फाइनली डिवाइडेड पाउडर बना लेते हैं, सीप से पास कर लेते हैं, देन उसको मिक्स कर देते हैं, सिंपल है, जैसे कि हम डस्टिंग पाउडर में पढ़े थे उसी प्रकार ये, बस इसमें एक्स्ट्रा है सोप, ठीक है। और एब्रेसिव मटेरियल भी इसमें है, टीथ को अगर एक स्मूथनेस प्रोवाइड करना है, जो रफनेस है उसको घींचना है, एक स्मूथनेस लाना है टीथ पे, तो उसको हम एब्रेसिव मटेरियल बोलते हैं। तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सब आपने सुना होगा। इसका टूथ पेस्ट भी आता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब डला रहता है। उसी प्रकार टूथ पाउडर आता है, तो टूथ पाउडर को हम बोलते हैं डेंटिफ्राइसिस। देन इसमें कुछ फ्लेवर डालना पड़ेगा हमको, जैसे कि पिपरमिंट ऑयल, सिनामन ऑयल, ये सब इसका एग्जाम्पल है। सो दिस इज डेंटिफ्राइसिस, सिंपल सा है, आप लोग को याद रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है ग्रेन्यूल्स,
ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स हम जनरली क्यों बनाते हैं, कुछ पाउडर्स ऐसे भी हैं हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा बिटर, नॉसियस या फिर अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है उसका, ठीक है। उसको हम टैबलेट या कैप्सूल के रूप में भी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहेगा। टैबलेट और कैप्सूल के लिए हमको वॉल्यूम जो है छोटा चाहिए, ठीक है। उसको सिंगल डोसेज फॉर्म के रूप में हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट कुछ पाउडर ऐसे भी है जिसको हमें ज़्यादा रूप में एडमिनिस्टर करना है बॉडी पे, ठीक है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। और अगर उसको हम लिक्विड डोसेज फॉर्म के रूप में डिसॉल्व करके किसी लिक्विड में एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसका स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ये सबको ओवरकम करने के लिए हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, ठीक। टैबलेट, कैप्सूल या फिर लिक्विड डोसेज फॉर्म में हम जिस पाउडर को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते उसका हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। इस पर जनरली हम करते क्या है, ड्रग लेते हैं, जो भी हमारा जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है ड्रग, उसको लेंगे, उसको हम शुगर के साथ मिक्स करेंगे और फ्लेवरिंग एजेंट और ग्रेनुलेटिंग एजेंट उसमें डालेंगे। ग्रेनुलेटिंग एजेंट मतलब जो बाइंडिंग का काम करे उस पर, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज या फिर जिलेटिन जो लेते हैं, वो सब ग्रेनुलेटिंग एजेंट है। और उसको हम एक कोहेरेंट मास बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार का। जैसे कि आटे को हम जब गूंथते हैं रोटी बनाने से पहले, उसी प्रकार का एक कोहेरेंट मास बनाएंगे सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके, और उसको डिजायर्ड जो सीव नंबर है उससे हम पास कर देंगे। तो एक फाइनली डिवाइडेड इस टाइप के ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। इस टाइप की ग्रेन्यूल्स जो आएगा उसको कलेक्ट करके एयर ड्राई भी कर सकते हैं या फिर हॉट एयर ओवन से भी हम ड्राई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सैकेट के रूप में ग्रेन्यूल्स को देते हैं ताकि इसका ओवरडोज या फिर अंडर डोज ना हो। तो ये एक सिंगल डोज सैकेट के रूप में, सिंगल डोज सैकेट के रूप में अवेलेबल रहता है मार्केट पे। और इसको पेशेंट जब भी लेते हैं तो वाटर पे डिसॉल्व करते हैं, देन उसके बाद इसको लेते हैं, ठीक है। तो कुछ मेडिकामेंट को हमको ग्रेन्यूल्स के रूप में ही तैयार करना पड़ता है। अब इसका मैं ऑफिशियल प्रिपरेशन बोलूँ आईपी के अनुसार, इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार, तो इसका दो ही मेन प्रिपरेशन है, ठीक है। वो है बाइफेनियम हाइड्रोक्सी नेप्थेट ग्रेन्यूल्स, या फिर सेकेंड है सोडियम एमाइनो सैलिसाइलेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये दो इसका मेन ऑफिशियल प्रिपरेशन है आईपी के अनुसार। इसमें जनरली कम एग्जाम्पल देखे जाते हैं। ये यूज होता है एंथेलमेंटी के केस में, एंथेलमेंटी के केस में, और ये होता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये दो इसका ऑफिशियल प्रिपरेशन है। सपोज एग्जाम में पूछता है तो आप याद रखिए, बाइफेनियम हाइड्रोक्सी नेप्थेट ग्रेन्यूल्स फॉर एंथेलमेंटी के केस में, और सेकंड है सोडियम एमाइनो सैलिसाइलेट ग्रेन्यूल्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस के केस में। नाउ कम टू द इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो अभी जो हम ग्रेन्यूल्स पढ़े हैं उससे ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, इफरवेसेंट लगा है, क्या इफरवेसेंट लगा है ग्रेन्यूल्स के पहले, मतलब इफरवेसेंस होता है इसमें। और इफरवेसेंस क्या है, मतलब किसी भी गैस का रिलीज होना बबल्स के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, इफरवेसेंस, ठीक है। उसी से ये बना इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारा ड्रग है, जो मेडिकामेंट है, उसको हम, ये तीन बेसिक इंग्रेडिएंट है इसका, ठीक है। ये तीन आप याद रखिए, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ हम मिक्स करते हैं, और यही तीनों जो इंग्रेडिएंट है वही इसका मैजिक पार्ट है, यही इफरवेसेंस का काम करता है, ठीक है, गैस रिलीज करने का। तो इसको हम जब भी बनाते हैं ग्रेन्यूल्स के रूप में बनाएंगे। इसका दो मेथड अभी मैं बताऊंगा, हीट मेथड और वेट मेथड, ठीक है। हीट, तो ये दोनों मेथड है जिससे हम ये ग्रेन्यूल्स को बनाते हैं, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स को। अभी हम इसको डिटेल आउट करेंगे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जब भी ये इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स जो पेशेंट है वो अगर लेगा तो उसको वाटर के साथ डिसॉल्व करेगा, देन उसको लेगा। अब जब वाटर के साथ डिसॉल्व करता है जब पेशेंट, तो उसमें दो चीज़ें मेन होता है, ठीक है। अब जब वाटर के साथ डिसॉल्व करेगा पेशेंट तो उसमें क्या होगा, CO2 रिलीज होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है, CO2 रिलीज करना। अब ये जो CO2 रिलीज होता है इस फॉर्मुलेशन से, उसका फिर दो मेन काम है। पहला क्या करेगा, मास्क करेगा बिटरनेस और जो नॉसियस जो ऑर्डर है इसका, इस ड्रग का, उसका टेस्ट को, उसका ऑर्डर को मास्क करना। देन सेकंड क्या करता है, स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस को भी ये स्टिमुलेट करता है, जिसके चलते इस ड्रग का बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो इसका मेन रोल क्या है, एब्जॉर्प्शन पे इसका मेन रोल है। CO2 रिलीज करना पहला ये काम करता है, तो उसके बाद इसका जो टेस्ट है, जो इसका ऑर्डर है, वो मास्क हो जाएगा, और उसके साथ साथ गैस्ट्रिक जूस भी स्टिमुलेट हो जाएगा। तो ऐसे ड्रग जिसका टेस्ट हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, जिसका एब्जॉर्प्शन कम है, तो उसको हम इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के रूप में फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन इफरवेसेंट ग्रेन्यूल का।
तो जैसे कि मैंने बताया, दो मेथड से बनता है, हीट मेथड और वेट मेथड। ठीक है, हीट मेथड में जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हीटिंग अप्लाई करते हैं। एक हम पेट्री डिश लेंगे, पोर्सिलियन डिश या फिर स्टेनलेस स्टील का जो डिश होता है, और उसको वाटर बाथ पे रखेंगे। देन उसको हम हीट अप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, जब वो जो पैन है वो कम्प्लीटली जब हीट हो जाए जितना हमको चाहिए, तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट हम लेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और जो भी ड्रग है हमारा, उसको लेंगे और उसको हम प्रॉपर मिक्स करते रहेंगे। ठीक है, जैसे हम घर पे सब्जी बनाते हैं उसी प्रकार का सारे इंग्रेडिएंट को लेके मिक्स करते रहेंगे प्रॉपर। उसके बाद वो ऑटोमेटिक एक कोहेरेंट मास में कन्वर्ट हो जाता है। कोहेरेंट मास जो मैंने बताया था उसमें वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये दो मैकेनिज्म से होता है। देखो, जो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है वो क्या है, C6H8O7 प्लस H2O। ठीक है, मतलब ये अपने साथ एक H2O मॉलिक्यूल को लेके चलता है सिट्रिक एसिड, और ये टूटता कब है, जब इस पर हम हीट अप्लाई करते हैं तो ये टूट जाता है। तो एक तो हमको वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से मिलता है, जब सिट्रिक एसिड को हीट किए तो जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ वो सफिशियंट है कोहेरेंट मास बनाने के लिए। देन सेकेंड जो वाटर मॉलिक्यूल हमको मिलता है, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, तो वही वाटर मॉलिक्यूल हमको कोहेरेंट मास बनाने में काम आता है। इसमें हम एक्सटर्नल वाटर हम इस पे डालने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर से जो मॉलिक्यूल की जो वाटर है मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो रिलीज होता है, और ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज होता है वो काम आ जाता है कोहेरेंट मास बनाने के लिए। ठीक है, देन उस कोहेरेंट मास को हम सीव नंबर 8 से पास करते हैं और ग्रेन्यूल्स को ड्राई करते हैं, बट नॉट मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्राइंग टेम्परेचर। और वो जो ग्रेन्यूल्स मिलेगा उसको हम पैकेट में बंद करके या फिर टाइट कंटेनर में बंद करके डिस्पेंस करते हैं। तो ये हो गया हीटिंग मेथड से इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स बनाने का तरीका। अब देख लेते हैं वेट मेथड से क्या होता है। तो वेट मेथड पे जैसे नाम से पता चल रहा है, एक हम सॉल्वेंट लेंगे जो कि होना चाहिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, ये आप याद रखिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमको चाहिए जिससे हम कोहेरेंट मास बनाएंगे, और वही प्रोसीजर सीव से पास करेंगे 8 नंबर सीव से, और ग्रेन्यूल्स को ड्राई करेंगे नॉट मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दिस आर द टू मेन मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। तो अब हम आ जाते हैं हमारा लास्ट डोसेज फॉर्म जो कि है पिल्स। ठीक है, तो अभी के टाइम में हम इसको बोल सकते हैं थोड़ा अनकॉमन डोसेज फॉर्म है, ज़्यादा फेमस नहीं है, आप बोल सकते हैं ज़्यादा प्रचलित नहीं है। पहले का डोसेज फॉर्म है ये ओल्ड डोसेज फॉर्म, जो कि होता है एक स्मॉल राउंडेड शेप का एक डोसेज फॉर्म है। अक्सर पाउडर को हम पहले के टाइम में मिक्स करते थे एक्सिपिएंट के साथ, और उसको एक छोटे छोटे राउंडेड शेप में रोलिंग मेथड से इसको बनाते थे। ठीक है, रोलिंग मेथड, जैसे कि हम आटे के लोई को तैयार करते हैं उसी प्रकार इसमें वुडन प्लेट्स लगे रहते हैं, और उसके बीच ये जो कोहेरेंट मास है उसको हम रखते हैं और उसको रोलिंग मेथड से बनाया जाता है। ठीक है, तो वुडन पाइप्स के थ्रू भी इसको बनाया जाता है, अलग अलग मेथड है। और ये जो पील्स होते हैं वो जनरली सिल्वर फॉइल, ठीक है, ये जो पील्स जब बनते हैं तो इस पर सिल्वर फॉइल या फिर गोल्डन फॉइल इस प्रकार का इसको कोटिंग किया जाता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको ड्राई करके इसको पैकेट में भर के देन डिस्पेंस किया जाता है। बट इसको अभी के टाइम में हम यूज़ नहीं करते। इसका बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है एक यूनिफॉर्म शेप नहीं बन पाता, कभी कभी यूनिफॉर्म वेट नहीं रहता। ठीक है, हर एक पिल्स का अलग अलग वेट वेरी हो सकता है, और मेडिसिन में तो थोड़ा सा भी वेट वेरिएशन होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा वो बैच। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। देन इसका डिसइंटीग्रेशन का प्रॉब्लम होता था। डिसइंटीग्रेशन में क्या, जैसे जो लीवर जो अभी रिसेंटली बने हैं जो पिल्स 1-2 दिन के अंदर, उसका डिसइंटीग्रेशन जल्दी हो जाता है, तुरंत हो जाता है। और ओल्ड जो पिल्स हैं महीने 2 महीने के पिल्स, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग रहता था। ठीक है, तो ये सारे कारण के वजह से आजकल पिल्स को जनरली तैयार नहीं किया जाता। एक ओल्ड फॉर्म ऑफ डोसेज फॉर्म है, बट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रख लीजिए इसको एक कॉन्सेप्ट कि पिल्स ये होता है। ठीक है, सो दिस आर ऑल अबाउट द सॉलिड डोसेज फॉर्म। बेसिक जो आप लोग को जो डिफरेंस है सभी डोसेज फॉर्म में वो आप लोग को समझ आ गया होगा। खासकर जो बल्क डोसेज फॉर्म का जो एक्सटर्नल प्रिपरेशंस है वो तो आप याद रख ही लीजिए, वहीं से मेन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या है, डस्टिंग पाउडर क्या है, स्नफ्स क्या है, इनसफिशिएंस क्या है, ये सब आप लोग को पता रहना चाहिए। ठीक है, उसका मेथड ऑफ एप्लीकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो जनरल मैं बताया, ठीक है, वो आप लोग को याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब टैबलेट और कैप्सूल को हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे, सेपरेट वीडियो पे। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जो कि थोड़ा लंबा था, बट आप अगर नोट करते गए होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।